वंडर वुमन 1984 काफी दिनों बाद ऐसी कलरफुल मूवी देखने को मिली। और यहाँ बात सिर्फ कलर्स की नहीं है, वंडर वुमन की पर्सनैलिटी में भी इटसेल्फ हमें काफी सारे शेड्स देखने को मिले। अब हाँ, ये बात है कि मूवी बहुत ही ज्यादा ग्रेट होने की कोशिश तो नहीं करती अपने स्क्रीन प्ले या विजुअल्स को लेकर, मगर ये बात तो जरूर मैं कह सकता हूं कि एज ए टेंट पोल मूवी होने के नाते मूवी अपना मसाला देती है। और ये अभी तक की मैं कह सकूं तो डीसी की मोस्ट एक्यूरेट कॉमिक बुक फिल्म है। अब यहाँ पूरी कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे डीसी कॉमिक्स में अपने कलर पैटर्न को यूज करता है, कैरेक्टर सीरियस होने के साथ साथ उनके एनवायरनमेंट में कितनी वाइब्रेंस है वो सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। मतलब कि शॉर्ट में बोलूँ तो जैसा डीसी अपने मेन स्ट्रीम कॉमिक्स बनाती है वैसे ये मूवी है। और मूवी का विलन या फिर मैं सिंपैथिक विलन मैक्सवेल लॉर्ड को बोलूँ तो काफी अच्छा अपने रिसोर्सेज को मूवी यूज करती है। कॉमिक्स में जैसा बिजनेसमैन था, शुरू में बहुत ही रेगुलर मैन था, मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, और हाँ ये बात भी है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करते करते उसे ब्लड लॉस भी होता है। अब देखो, कईयों के दिमाग में ये सवाल भी होगा कि मूवी की डायरेक्टर पैटी जेनकिंस ने वंडर वुमन की कहानी स्पेसिफिकली 1984 में रखी ही क्यों? अब देखो, ये उन्हीं का कहना है कि वो डायना को मॉडर्न वर्ल्ड में लाना चाहती थी, मगर 80s का दशक वंडर वुमन के लिए काफी एक सा था, इसीलिए उस समय में उसे देखना काफी अच्छा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और पूरे दुनिया की सफलता के बाद जो भी परिणाम निकला, आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं। तो ये बहुत ही क्यूरियस समय था कि क्या होगा अगर हम वंडर वुमन को और आज के मॉडर्न बिलीफ सिस्टम को मिला दे। और ये भी देखना लायक होगा कि कैसे कैसे विलेंस इन सिचुएशंस में नॉर्मली बाहर आते हैं। तो भाई, अगर आपने वंडर वुमन 84 मूवी देखी है तो आप सब ये बात जानते हैं कि कहानी का हर एक विलेन का अपना एक बिलीवेबल मोटिव है। अपने इस समय के दौरान किन किन चीजों से वो गुजर चुके हैं कि वो आज अपने ऐसे होने को सही मानने लगे हैं, क्योंकि भाई उसके अपने खुद के मोटिव्स को डिफाइन करने के लिए भी उसके अपने स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है जिसे वो सही मानता है। अब देखो, 80s का समय ऐसा था कि जब मनुष्य अपने मोस्ट एक्सट्रीम पीक पे था विद वाइब्रेंस के साथ, क्योंकि भाई लोग तब से बहुत ही ज्यादा फैशनेबल होना शुरू हो गए थे। आई मीन ये जिम वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल था, और बाय द वे ऑनेस्टली मेरे को पसंद आया। अब इसके बाद जहां बात रही डायना की, तो मूवी के शुरू में ही हम थेमेस्कारा के कल्चर, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, अमेज़न, ओलंपिक्स को देखते हैं कि भाई थेमेस्कारा में मर्द ना होने के बावजूद भी उनका अपना एक फुल्ली फंक्शनल सभी समाज है, जिसे हम अभी तक सिर्फ कॉमिक्स में ही देखते आ रहे थे। और हाँ, इसके बाद भी डायना की अपनी एक मॉडर्न लाइफ की बात रही तो उसका भी अपना एक पर्सनल अपार्टमेंट है जहां वो सस्ती बैटमैन की तरह काम करती है। और ये सारी बातें तो उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल की हो गई, और इन सब बातों के साथ एडिशनली मूवी डायना को और भी पावर्स के बारे में समझाती और दिखाती दोनों है। जैसे कि जब वो जेट को इनविजिबल करने की कोशिश करती है तब वो कोशिश भी करती है प्लस वो समझाती भी है। और ठीक ऐसा ही सीन हमें लासो ऑफ ट्रुथ की पावर्स को और के बारे में जानने को मिलता है कि भाई खाली ये लाइट डिटेक्टर की तरह काम नहीं करता, ये इटसेल्फ ट्रुथ है जो आपको ट्रुथ दिखाता और समझाता दोनों है। मगर भाई ये सारी बातें तो बहुत ही छोटी छोटी हो गई। मूवी का एक बहुत ही मेजर पार्ट डायना अपनी पावर्स को खो के बिताती है और उसके चेहरे पे दिख भी जाता है, बेचारी। और कॉमिक्स की कहानियों में हमें एक बार नहीं है कई बार देखने को मिल चुका है। अब देखो, ये तो एज अ सुपर हीरो मूवी है तो भाई कई सारी चीजें अडेप्ट करनी तो नॉर्मल सी बात है, मगर सबसे मेन बात कि अभी तक की मूवी का कलर पैलेट, डायना की पर्सनैलिटी और जैसा 80s की कहानियों में वो हुआ करती थी, अपने सुपर सूट से लेकर अपनी पावर्स तक, अपने प्यार से लेकर अपने मोरल्स तक, सब ठीक डिट्टो वैसा ही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीसीयू को अपनी सीरियसनेस छोड़ देनी चाहिए। डीसीयू की जैसी शुरुआत हुई थी वो उस समय उन कैरेक्टर्स की उनकी लाइफ को दिखाती है, मगर डायना की पर्सनैलिटी वंडर वुमन 1 से ही एनर्जेटिक थी। वो उन चीजों को एक्सप्लोर करती है, बहुत ही स्टाइलिश रहती है, एक सलीके के साथ, जो हमें कॉमिक्स में दिखता भी है। अब हाँ देखो, ये बात भी है कि मूवी के कई सारे ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स और थोड़ा बहुत कैरेक्टर की ओरिजिन्स को पोर्ट्रेयल एकदम डिट्टो मैच नहीं करता, मगर बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज्यादा। मैन ऑफ स्टील में क्या सुपरमैन की पर्सनैलिटी और एनवायरनमेंट ऐसा है कॉमिक्स में? बिल्कुल भी नहीं। उसी कॉमिक्स की लाइफ बहुत ही सैचुरेटेड है, मगर स्नाइडर साहब का अपना एक विजन था और पैटी जेनकिंस का जो कुछ भी वो अपने कैरेक्टर को ऐसा दिखाती हैं ठीक जैसे वो कॉमिक्स में है। अब मैं ये बात मानता हूँ कि कई सारी चीजें कहानी में चीजी लग रही थी, मगर ये बात भी ध्यान दो कि ये 80s में कहानी टेक प्लेस कर रही है। और एक बात और, अगर आपने गौर की होगी कि वंडर वुमन 1 में जब दुनिया को बचाना था तो स्टीव ने सैक्रिफाइस दिया आसमान में बादलों के बीच, और ठीक उसी का कॉन्ट्रास्ट में जब वंडर वुमन 2 में दुनिया को बचाना था तो इस बार डायना ने अपने प्यार का सैक्रिफाइस दिया, वो भी आसमान में बादलों के बीच। क्योंकि भाई कहानी में जितनी भी अपनी एक्शंस, विलेंस और प्रोजेक्शंस को दिखा ले, मगर डायना और स्टीव का प्यार वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है सिवाय समय के। पहली पिक्चर में डायना को अपनी इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था तो स्टीव ने उसकी हेल्प की थी, और इसमें स्टीव को अपनी इस नई दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था तो भाई डायना ने उसकी हेल्प की थी। इवन तो मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत ही क्यूट सा था, अपने एक नए कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में शो करता है। तो इन सब बातों के साथ कुल मिला जुला के यही कहना है कि वंडर वुमन 1984 अपने वंडर वुमन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर एकदम एक्यूरेट है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और अभी तक की डीसी की सबसे कॉमिक एक्यूरेट डीसी मूवीज में से एक है। अब हाँ, जो लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि ये पीजे ड्रीमस्टोन जैसा डीसी कॉमिक्स में तो कुछ है ही नहीं, तो भाई मैं भी जानता हूं, लेकिन अपने मेन नैरेटिव से लेकर क्या हम ड्रीमस्टोन को देखने आए थे पिक्चर में? मैंने शुरू में ही बोला है कि यह एज अ टेंट पोल मूवी है। हम डीसी की वंडर वुमन 2 को देखने आए थे, भाई मैं तो गैल को देखने गया था।
और वही हमें देखने को मिला। इन सब बातों के अलावा अभी भी बहुत कुछ कहना है मेरे को, जो मैं जल्द कहूंगा। और अगर आपको इसमें से कुछ और ऐड करना है तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी है, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यार। और देखते रहो पीजे एक्सप्लेन।